फिर खुला है दरे अदालत नाज, गर्म बाजार फौजदारी है। हो रहा है जहान में अंधेर, जुल्फ की फिर सरिश्तेदारी है। फिर दिया पारे जिगर ने सवाल, एक फरियाद आहोजारी है। फिर हुए हैं गवाहे इश्क तलब, अश्क बारी का हुक्म जारी है। दिलो मिशगा का जो मुकदमा था, आज फिर उसकी रूबकारी है। अब से कुछ दहाइयों पहले तक जब घरों की हुकूमत इडियट बॉक्स के हाथों में नहीं हुआ करती थी, हम फिल्मों में अदालत के सीन देखते हुए इस तरह के जुमले सुना करते थे कि ताज़ीराते हिंद की दफ़ा फलां फलां के तहत मुल्जिम को बाइज्जत बरी किया जाता है, मैं करार नहीं दे रहा हूँ। गरज के उर्दू अदालती और कानूनी कार्रवाइयों की ज़बान रही है, ख़ास तौर से ज़ेरी अदालतों में। फ़ारसी के बाद अंग्रेज़ी हुकूमत के दौरान उर्दू राइज हो गई। उर्दू से वाबस्तगी इस हद तक बढ़ी कि कई जज, वकला और अदलिया से ताल्लुक़ रखने वाले दूसरे ओहदेदारान अपनी बहस और गुफ्तगू के दौरान ही नहीं बल्कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी उर्दू से करीब तर होते गए। गालिब के हमअस्र सदरुद्दीन आजुर्दा, अकबर इलाहाबादी, ब्रिज नारायण चकबस्त और आनंद नारायण मुल्ला का ताल्लुक़ भी अदलिया से ही था। बहरहाल उर्दू के अदालती लहजे पर गुफ्तगू के लिए ऐसी रोशन ज़मीर, मोहतरम और नायाब शख्सियतें हमारे दरमियान मौजूद हैं जिन्होंने बेखौफ होकर हिंदुस्तानी जमहूरियत और अदलिया में अवाम का एतमाद कायम रखा। ये हजरात हैं जस्टिस आफ्ताब आलम, जनाब ताहिर महमूद, जस्टिस टी.एस. ठाकुर और जनाब सलमान खुर्शीद। हमारे नौजवान दोस्त सैफ महमूद यहाँ मौजूद हैं जो इस बज़्म के नाज़िम की हैसियत से आपके साथ होंगे। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अब गुफ्तगू का बाज़ाब्ता आगाज़ फरमाएँ। हम लोग आज जिस मौजू पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है उर्दू का अदालती लहजा। अब उर्दू तो हमारे अदालतों की ज़बान रही ही है, आज भी हालांकि सुपीरियर कोर्ट्स में बहस अंग्रेज़ी में होती है, लेकिन कुछ उर्दू के अल्फाज ऐसे हैं जिनको वैसा का वैसा ही रखा गया है। अब दूर क्यों जाइए आप, वैसे तो कानून, खुद, अदालत, ये सब जो अल्फाज हैं, लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट रूल्स देखें तो उसमें अभी भी कुछ अल्फाज ऐसे, या हाई कोर्ट के रूल्स देखें तो अभी भी कुछ अल्फाज हैं जिनको अंग्रेज़ी के बीचों बीच वैसा ही उर्दू का लफ्ज़ आप पाएंगे, जैसे कि वकालतनामा। आज भी बॉम्बे हाई कोर्ट में जो कोर्ट मास्टर या रीडर होता है उसको सरिश्तेदार कहा जाता है। पूरी बहस अंग्रेज़ी में हो रही है, लेकिन जब वकालतनामे का या सरिश्तेदार का जिक्र, माय लॉर्ड सरिश्तेदार रोड, उसमें उर्दू का वो जिक्र आ जाता है। और प्रोफेसर शमी हनीफ़ी साहब तशरीफ़ रखते हैं, वो सुबह बता रहे थे कि डिप्टी नज़ीर अहमद साहब जो कि जिनको कि पहला नॉवलिस्ट माना जाता है उर्दू का, उन्होंने अंग्रेज़ों के इसरार पे इंडियन पिनल कोड का तर्जुमा किया था ताज़ीराते हिंद, और वो जो टर्मिनोलॉजी है उसकी वो आज तक जो है हमारी अदलिया में राइज है। साहब, मैं सबसे पहले चीफ जस्टिस ठाकुर को ज़हमत दूंगा, लेकिन साहब उससे पहले मैं, अगर आपकी इजाज़त हो, तो एक बहुत मुख्तसर सा किस्सा सुना दूं जो मैंने खुद देखा है, और मुझे आप इजाज़त दीजिए कि मैं अंग्रेज़ी में वो सुनाऊं क्योंकि वो अंग्रेज़ी में ही जो है वो हुआ था, वो गुफ्तगू हुई थी। When my lord was a judge of the Delhi High Court, I have seen this myself, Mr. Justice Najmi Waziri, who was then a lawyer, was arguing before Justice Thakur, and when the case got over, Mr. Waziri was praying for a short date. But Justice Thakur said, no, my calendar does not permit a short date, and he adjourned the matter to 6 months. And Mr. Waziri kept insisting that it was an urgent matter and that should give a shorter date than 6 months. खैर ठाकुर साहब उठ के जाने लगे तो वजीरी साहब ने कहा, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। He came back. सुनिए साहब, he came back to his seat and said, पहला मिसरा पढ़िए। तो जब वजीरी साहब ने पहला मिसरा पढ़ा
तो he told his court master, list the matter in the next week. So this has been the power of Urdu poetry in the court of my Lord Justice T.S. Thakur. सर, आपका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से रहा है, आपने वहाँ वकालत भी की, आप वहाँ हाई कोर्ट के जज भी रहे, उसके बाद आप पंजाब में और दिल्ली में भी हाई कोर्ट्स के जज रहे। तो इस लंबे और तवील अरसे में जाहिर है कि आप कई उर्दूदां वकीलों से, जजों से मिले होंगे, अदालतों में उर्दू के इस्तेमाल को आपने ख़ुद देखा होगा, बल्कि किया भी होगा। आपके वालिद साहब ख़ुद एक उर्दूदां थे। तो सर, कैसा रहा ये उर्दू के अदालती लहजे के साथ आपका ये सफ़र, और कौन कौन मिला आपको उसमें और कैसा लगा आपको? जहाँ तक उर्दू और अदालतों का ताल्लुक़ है, जम्मू कश्मीर में तो उर्दू लैंग्वेज जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो उसमें गवाह के बयानात उर्दू में लिखे जाते हैं, बल्कि अब तो खैर कंप्यूटर्स आ गए तो अंग्रेज़ी में लिखना शुरू कर दिया लोगों ने, वरना दावे उर्दू में होते थे, जवाब दावा उर्दू में होता था, जवाबुल जवाब उर्दू में होता था, दरख्वास्त जो होती थी वो भी उर्दू में होती थी। गर्ज़ ये कि हर जो दस्तावेज़ है, खाओ गिफ्ट डीड है या कोई वसीयत है या कुछ भी है, वो सब उर्दू में होती थी। इसलिए उर्दू की जानकारी बहुत ही अहम थी कानूनी कार्रवाई के लिए, और मुझे लगता है कि आज भी वही सूरत है। फ़र्क इतना है कि कश्मीर में तो लोग उर्दू पढ़ के बड़े आराम से उस कारोबार को चलाते हैं, लेकिन जम्मू में जो लोग उर्दू नहीं पढ़ते उन लोगों को LLB के बाद करने के बाद उर्दू अलफ़बे सीखना पड़ता है। तो बजाय उस स्टेज पे सीखने के अगर वो शुरू हो जाए स्कूलों में तो बहुत अच्छा रहेगा। उर्दू के बड़े सारे किस्से हैं, अब जैसे आफ्ताब साहब जिक्र करेंगे शायद मुझे भी कुछ याद आ जाएंगी। मुझे लगता है तुमहीद के तौर पे इतना ही काफ़ी है फ़िलहाल, जैसे जैसे आगे बातें चलेंगी तो मैं शिरकत करूँगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी हम लोग किस्से आप लोगों से और सुनेंगे। मैं एक मेरा पॉइंटेड सवाल है जस्टिस आफ्ताब आलम साहब से। सर, अदब का अदालती फ़ैसलों में इस्तेमाल करना, ये रिवायत तो बहुत पुरानी है। जजेस एम्प्लॉयड लिटरेचर रेटोरिकली टू इवोक एन इमोशनल रिस्पॉन्स। अब पपुआ न्यू गिनी का जो सुप्रीम कोर्ट है वो चार्ल्स डिकन को कोर्ट करता है क्रिमिनल प्रोसीजर के मामले में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कंटेम्प्ट में जो है वो खलील जिब्रान को कोर्ट करता है। हमारा अपना सुप्रीम कोर्ट बुद्धदेव करमस्कर के केस में एक सेक्स वर्कर के कत्ल पे साहिर लुधियानवी का हवाला देता है कि सना खान तकदीस मशरिक़ कहाँ हैं। तो लेकिन सर, आजकल एक नया ये ट्रेंड चला है ख़ास तौर पे हाई कोर्ट्स में कि ज़रूरत हो या ना हो, मुनासिब हो, मौजू हो या ना हो, आप कोई ना कोई शेर अपने जजमेंट में कहीं ना कहीं गुज़ार ही देते हैं। और आप कन्हैया जो प्रेसिडेंट JNU स्टूडेंट एसोसिएशन, उनका जो बेल ऑर्डर है वो इससे शुरू होता है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जुडिशल राइटिंग में, अदालती फ़ैसलों में शायरी का इस्तेमाल किस हद तक जायज़ है? अब मियाँ आपने जो सवाल किया है, मेरे ख़्याल में ये बड़ी बदमज़ाक़ी है और बदकिस्मती है। अगर ये ठान के जजमेंट लिखना शुरू किया जाए कि इस जजमेंट में हमको कोई ना कोई उर्दू का शेर या कोई गीत लिखना है, तो ये जुडिशल प्रोसेस के साथ भी ज़्यादती होगी, जुडिशल प्रोसेस का अब्यूज़ होगा, और उर्दू शायरी के साथ ये बड़ा भोंडा मजाक होगा, बेइंसाफ़ी होगी। हर ज़माने का एक अदबी मिजाज होता है, एक लिटरेरी सेंसिबिलिटी होती है, और हर किस्म की तहरीर का अपना डिसिप्लिन होता है। हम यहाँ अपना पॉइंट दो मिसालों से वाज़ेह करना चाहेंगे। सैयद महमूद इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे 1880s 1890s में, एंड ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड अमंग द मोस्ट सेलिब्रेटेड इंडियन जजेस। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिदायतुल्लाह साहब का जो मजमून है जस्टिस महमूद पर, वो पढ़ने की चीज़ है। उनका एक जजमेंट है, ये जजमेंट हमने नहीं पढ़ा है और न ये जजमेंट कहीं रिपोर्टेड है,
लेकिन हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है और ऐसे लोगों से सुना है जिनकी बातों पर हम यकीन करते हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के केस में, क्रिमिनल केस में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के केस में जस्टिस महमूद ने 302 में कन्विक्शन कंफर्म किया था और उस ज़माने में ज़ाब्ता फ़ौजदारी जो थी 302 के कन्विक्शन की सज़ा मौत थी, पहले सज़ा मौत ही थी। ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऑल्टरनेटिव ऐसा था जिसके लिए बहुत दलीलें देनी पड़ती थीं। अगर कन्विक्शन 302 में है तो फिर सज़ा मौत होती थी। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के केस में उन्होंने कन्विक्शन कंफर्म किया, डेथ सेंटेंस दिया और उनका जजमेंट ख़त्म होता है मिर्ज़ा दाग के अशार पर, करीब है यार रोज़ महशर, छुपेगा कुश्तों का खून कब तक, जो चुप रहेगी ज़ुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। बट दिस वॉज इन 1880s एंड 1890s। हम अपनी बात करते हैं, हम 1990 में जज बने थे, 1991 या 1992 की बात होगी। एक सर्विस मैटर था, एक डिसमिस्ड एम्प्लॉय, क्लास 3 डिसमिस्ड एम्प्लॉय, उसका केस था। वो इन पर्सन अपीयर हो रहा था, कोर्ट के तरीक़ों से बिल्कुल नावाकिफ़ था, कोर्ट में बहुत घबराया हुआ, बहुत झिल्लाया हुआ, जल्दी जल्दी अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा था, इनकोहेरेंट ऑलमोस्ट हो रहा था। हमने चाहा कि कोई वकील उसकी तरफ से रख दें, एमिकस क्यूरी रख दें, लेकिन वो बहुत ज़िद्दी भी था, वो माना नहीं और अपनी बात कहता गया। पहले तो हमको भी थोड़ा नागवार हो रहा था, लेकिन जब हमने सब्र से उसकी बात सुनी 2-4 घंटा, तो हमको लगा कि इसका केस बहुत स्ट्रांग है और बहुत गलत इसका डिसमिसल हुआ है। तो तकरीबन सारा दिन उसको इन पर्सन सुनने के बाद जब हमने सरकारी वकील से 2-4 सवालात किए तो उनके पास उसका कोई जवाब नहीं था। तो हमने अलाउ किया उसका केस। वो रिटायरमेंट का एज पार कर चुका था, तो उसको मॉनिटरी लीव जितनी मिल सकती थी वो सब दी और हमने उसमें एक शेर लिखा था कि शिकस्त दिल की हकायत है सादा लफ्ज़ों में, शिकस्त दिल की हकायत है सादा लफ्ज़ों में, बजा के लुत्फ़ बयां कुछ मेरे बयां में नहीं। नहीं, लेकिन आगे सुनिए, इसके एक 4-6 हफ्ते के बाद पटना हाई कोर्ट में एक सीनियर वकील होते थे श्रीनाथ सिंह साहब, और ठोस बहुत सॉलिड वकील थे और हमसे उम्र में भी बड़े थे। जब हम वकील थे तो हमने उनके साथ जूनियर की हैसियत से काम भी किया था। तो इस जजमेंट के 4-6 हफ्ते के बाद उनसे कहीं मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि जज साहब, आपने एक जजमेंट लिखा है, जजमेंट तो बहुत अच्छा है, आपने एक शेर भी लिखा है। हमने कहा कि जी हाँ सर, शेर लिखा है हमने। और उन्होंने कहा कि आपने हम जैसे अनपढ़ लोगों के लिए उसका तर्जुमा करके फुटनोट में भी लिख दिया है कि हम भी समझ लें इस शेर को। हम सर झुकाए रहे। फिर शिनाद बाबू कहने लगे कि जज साहब, लेकिन ये बताइए कि इस शेर से आपके जजमेंट में क्या वजन आ गया, क्या वजन बढ़ गया इसका, कौन से कानूनी नुक्ते को आपका ये शेर और एक्सप्लेन या एलैबोरेट करता है, या इस शेर से आपके जजमेंट में क्या वजन आ गया, या जब इस जजमेंट के खिलाफ अपील सुनी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में तो वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। हमको ये बात समझ में आ गई कि 1991 की लिटरेरी सेंसिबिलिटी कुछ और है और जजमेंट राइटिंग का डिसिप्लिन कुछ और है। उसके बाद से कभी हमने इस तरह की कोई तो इसी से एक मिलता जुलता सवाल मैं सलमान खुर्शीद साहब से करना चाहता हूँ, इससे पहले कि हम लोग रुख बदल के और प्रोफेसर ताहिर महमूद साहब की तरफ जाएं। सर, एक सीनियर वकील साहब जो मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने ये दावा किया कि उनके दिल के इलाज पे जो पैसा खर्च हुआ है वो इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि हार्ट इज़ द मशीनरी फॉर अ लॉयर एंड एक्सपेंसेस ऑन मशीनरी फॉर अ प्रोफेशनल आर एग्जेम्प्ट अंडर इनकम टैक्स। बात पहुँचते पहुँचते हाई कोर्ट आई। हाई कोर्ट ने जाहिर है कि उनका दावा रद्द कर दिया, लेकिन और बहुत अच्छा जजमेंट लिखा ऑन लॉ। इट इज़ अ फैंटास्टिक जजमेंट। लेकिन वो जजमेंट और बहुत काबिल जज साहब का जजमेंट है। जजमेंट लेकिन शुरू यहाँ से होता है कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। बात ये नहीं है सर,
बात यह है कि उसके नीचे दूसरी लाइन जो लिखी हुई है, उसके नीचे ये लिखा है, ए गजल ब्यूटिफुली संग बाय जगजीत सिंह, गालिब का कोई जिक्र नहीं। सर, लॉर्ड क्रेगहेड has said that this, quoting poetry or literature in judgments is best left to judges of the superior courts, senior judges of the superior courts. And if you think you are senior enough and a judge of the superior court, then you must ensure that there is your judgments are not susceptible to being quoted in a way in which people think that you are showing off your literary knowledge. Sir, do you think that such callous use of poetry in judgments dilutes the purity of legal literature? देखिए, बड़ा दिलचस्प सवाल है। मेरे जहन में बात ये दौड़ रही है कि एक सुपीरियर कोर्ट जब ऐसे मसले का सामना करता है तो क्या उसको कहता है कि ये नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, या ये कहता है कि इसको रिमांड करिए ताकि ये सही तर्जुमे के साथ ये वापस यहाँ लौट कर आए। लेकिन एहसास मुझे कुछ हालात को समझ के और देखते हुए और कुछ इशारों को समझने के बाद लगता यह है कि कहें तो क्या कहें को है अहले हवस मुद्दई भी और मुनसिफ भी बने हैं, अहले हवस मुद्दई भी और मुनसिफ भी किसे वकील करें और किससे मुनसिफी चाहें। तो ये एक बड़ा मसला है आज के हालात में, और जो भी माशरे का हाल है और जो भी सोसाइटी का मौजूदा हाल है, उसका कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन जुडिशरी में भी आता है, वकालत में भी आता है, पूरे हालात में आता है। तो इसलिए जजेस की जानिब से सिर्फ मैं यही इतना ही कहूँगा कि वो जजेस का बहुत कुछ जो मसौदा होता है वो वकील उनको पेश करते हैं, और पेश किए हुए मसौदे पर ही फिर जजेस अपने फैसले सुनाते हैं और अपनी बात कहते हैं। तो जहाँ आप ये इशारा कर रहे हैं कि किसी जज ने किसी शेर को गलत पढ़ दिया या गलत मौजू पर पढ़ दिया या लिख दिया, तो वहाँ कम से कम ये सवाल ज़रूर पूछ लीजिए कि उसको पेश करने वाला वकील कौन था। मुमकिन है कि वकील में ही कुछ कमी रही हो, ये बेनिफिट ऑफ डाउट हमको जुडिशरी को देना चाहिए, जबकि दो जजेस यहाँ पे। You spoken like a true senior counsel, sir. लेकिन हमारे मुल्क में अब जुडिशरी में भी और क्रिकेट टीम में भी एक मसला है जी। इतनी ज़बानें हैं कि अक्सर दो जजेस बैठे होते हैं मुख्तलिफ हलकों से आए, एक खित्ते से कहीं और से, और सवाल ये आ जाता है कि यूपी का एक क्रिमिनल केस आता है, मर्डर केस आता है, और उसमें कोई कहता है कि उन्होंने ललकारा दिया कि इसको मारो, तो वो बेचारा जो तर्जुमे में पढ़ता है वो तो कहता है किल हिम, और जो यूपी के हालात जानता है वो ये कहता है कि नहीं, सिर्फ मारने की बात की थी, इसको जान से मारने की बात नहीं की थी। तो ये एक बुनियादी मसला है, ज़बान का बुनियादी मसला है, जो आज हमारी सियासत में भी है, आज हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी है, आज हमारे हर इदारे से ये जुड़ा हुआ मसला है। और उर्दू तो बहुत दूर की बात है, जब बहुत सारे हमारे हजरात इस निज़ाम में वो भी हैं जिन्हें अंग्रेज़ी नहीं समझ में आती है। अंग्रेज़ी का लफ्ज़ आप कुछ इस्तेमाल करें, उसको बेवकूफ़ी का लफ्ज़ या बेहुदगी का लफ्ज़ समझ जाते हैं। तो इसलिए शायद यहाँ से जो शुरुआत कर रहे हैं, जो आगाज़ कर रहे हैं आप, एक ज़बान को तहज़ीब के साथ जोड़कर समझने का, तहज़ीब और तमद्दुन ज़बान से जुड़ी होती है, शायद वही एक बड़ा मसला आज हमारे सामने जुडिशरी में है और अदालत में है। अंग्रेज़ों के लिए ये कहना कि जैसे टॉर्ट्स के केसेस होते हैं कि एक रीज़नेबल पर्सन कौन होता है, कि रीज़नेबल पर्सन वो क्लैपहैम ऑमनिबस वाला होता है, तो क्या ऐसा भी दिन आएगा हिंदुस्तान में कि लोग कहेंगे कि रीज़नेबल शख्स कौन होता है? रीज़नेबल शख्स वो होता है जो गालिब को समझता है, जो फैज़ को समझता है। क्या ऐसा भी होगा? लेकिन मुझे डर इस बात का है और अफसोस इस बात का है कि अगर हमारे यहाँ जजेस कुछ और रहते और जो जजेस यहाँ मौजूद हैं वो कुछ दिन और बेंच पर रहते तो मुमकिन है कि हम इस जानिब बढ़ सकते। लेकिन अब वो रिटायर हो गए हैं, अब अगले कौन आएंगे, कितनी उर्दू जानेंगे, वो फिर आगे वक्त बताएगा। अब ज़रा से लहजा
और रुख दोनों बदलते हैं। और प्रोफेसर ताहिर महमूद साहब की तरफ चलते हैं। आपने अपनी तहरीरों में, जिसे कहा जाता है कि प्योर क्वेश्चंस ऑफ लॉ पे बात करते हुए, फैसलों पे, अदालती फ़ैसलों पे तनकीद करते हुए उर्दू शायरी का खूब इस्तेमाल किया है। मुझे याद है कि जब 5 जजेस का फ़ैसला आया माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे, उसमें कुछ कन्फ्यूजन था। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक लार्जर बेंच के पास वो मामला भेजा गया। उसने जो फ़ैसला दिया वो उससे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था। तो आपका राष्ट्रीय सहारा में एक मजमून आया था जो इस पे शुरू होता था कि हमने सोचा था कि हाकिम से करेंगे फरियाद, वो भी कमबख्त तेरा चाहने वाला निकला। तो आपने ये बताइए, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक गालिब मेमोरियल लेक्चर दिया, इर्जा करीम साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, कि उर्दू शायरी में कानूनी इस्तियारे। तो ये बताइए कि कानून जैसे खुश्क मजमून का उस्ताद, उर्दू जैसी गुलो बुलबुलो जामो मीना की ज़ुबान में कानूनी इस्तियारे ढूंढने कहाँ से निकल पड़ा? और क्या आपको वाकई गालिब व मीर की शायरी में कुछ कानूनी इस्तियारे मिले? मैंने जिस माहौल में आँख खोली और जिस खानवादे में मेरी पैदाइश और परवरिश हुई, वहाँ शुरू से कानून और उर्दू शायरी दोनों का दौरा था। मादरी ज़बान तो उर्दू थी ही, लेकिन उर्दू शायरी में बड़ी दिलचस्पी ली जाती थी और दिन रात बैतबाजियाँ होती थीं और मुशायरों में शरीक होते थे। और कानून शुरू से ही घुट्टी में पड़ा हुआ था, क्योंकि मेरे वालिद मरहूम शहर के एक मुअज़्ज़ज़ वकील थे। तो इसलिए पालने से ही कानून और उर्दू का इम्तिज़ाज मेरी परवरिश और बाद में मेरी शख्सियत में रहा। तो जब मुझे उर्दू डिपार्टमेंट के हेड दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर इर्तिज़ा करीम साहब ने मदऊ किया कि मैं गालिब मेमोरियल लेक्चर दूँ उनके डिपार्टमेंट में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो इम्तिज़ाज मेरी परवरिश में था और अभी भी मेरी शख्सियत में है, इसी पर कोई पहलू ढूँढूँ। और जहन में आया कि उर्दू शायरी में कानूनी इस्तियारे पर बात की जाए, जिस पर मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा काम उस वक्त तक नहीं हुआ था। तो इसलिए मैंने वो लेक्चर वहाँ पर। क्या कानूनी इस्तियारे मिले आपको गालिब वगैरह क्लासिकी उर्दू शोरा? गालिब के दीवान में तो इश्तियारे भरे पड़े हैं, कानूनी इश्तियारे भरे पड़े हैं, क्योंकि गालिब वकील तो नहीं थे, लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि फ़लाँ शख्स बहुत तजर्बेकार वकील है, तो गालिब बड़े तजर्बेकार मुवक्किल थे। सारी ज़िंदगी इन्होंने मुकदमे लड़ते गुजार दी। कभी अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, कलकत्ते तक पहुंच गए गवर्नर जनरल के पास हाज़िरी देने के लिए, कभी जुआ खेलने के जुर्म में जेल जा रहे हैं। तो वो बड़े तजर्बेकार मुवक्किल थे, तो उनका कानूनी इस्तियारों से, कानूनी अल्फाज से, निज़ाम कानून से वाकिफ़ होना कोई बहुत गैर मुतवक्किल बात नहीं थी। एक शेर मैं आपको उनका सुनाता हूँ, तो देखिए खालिस कानूनी शेर है। दिल मुद्दई तो दीदा बना मुद्दा अलैह, मुद्दई प्लेंटिफ और मुद्दा अलैह डिफेंडेंट। आप देखिए कानून है कि शायरी है, क्या है ये? दिल मुद्दई तो दीदा बना मुद्दा अलैह, नज़ारे का मुकदमा फिर रूबकार है। रूबकारी कहते हैं पेशी को, कि नज़ारे के मुकदमे की पेशी हो रही है अदालत में। और एक जगह तो उन्होंने अपनी एक गज़ल में, जो बड़ी मशहूर उनकी गज़ल है, जिसका जो मक्ता बहुत ज़्यादा मशहूर है कि जी नहीं, मैं वो मक्ता याद करने की कोशिश कर रहा था, उसका शायद कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है, ये जो मक्ते का मिसरा उनका है। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्देदारी। इसमें एक मुसलसल 4-5 शेर एक के बाद एक आए हैं, जिसमें अदालत का मंजर सामने आता है, ठाकुर साहब की अदालत का, जहाँ उर्दू भी चल रही है, उर्दू भी है और शायरी भी हो रही है। वो शेर ज़रा सुन लीजिए, 4-5 शेर मुसलसल हैं। फिर खुला है दरे अदालत नाज, फिर खुला है दरे अदालत नाज, गर्म बाज़ार फौजदारी है। हो रहा है जहान में अंधेर, जुल्फ़ की फिर सरिश्तेदारी है। फिर दिया पारे जिगर ने सवाल, एक फरियाद आहोज़ारी है। फिर हुए हैं गवाहे इश्क तलब, अश्क बारी का हुक्म जारी है। दिलो मिशगा का जो मुकदमा था, आज फिर उसकी रूबकारी है। ये गालिब के अशार है। तो गालिब और इसकी बात हो रही है जी। गालिब की तहरीरों में उस ज़माने के अदालती निज़ाम पर जो स्टिंगिंग क्रिटिसिज्म मिलता है, वो हम आपके सामने जी ये करना चाहते हैं।
ये गालिब बेइंतहा मोहतात थे। 1857 के बगावत के सिलसिले में जो वाक़यात हुए उस सिलसिले में गालिब बेइंतहा मोहतात थे। उनकी अपनी पेंशन का हंसी हुई थी। यहाँ तक मोहतात थे कि अपने भाई के मरने, जिस पर मुत्तफ़क़ा राय यह है कि उनके भाई मिर्ज़ा यूसुफ अली दीवानगी की हालत में जब गली में निकले थे तो अंग्रेज़ फ़ौजियों की गोली का निशाना बने थे, लेकिन गालिब ने कभी नहीं ये कहा। गालिब ने हमेशा ये कहा कि वो बुखार की हालत में इंतकाल हुआ था उनका। तो गालिब के ख़त से आपको एक इक़्तिबास सुनाते हैं। ये जून जुलाई 1859 का ये ख़त है, मतलब 1857 की क़यामत सग़रा के 3 साल के बाद का। ये यूसुफ मिर्ज़ा के नाम ख़त है। इसमें लिखते हैं, एक लतीफ़ा परसों का सुनो, हाफिज़ मम्मू बेगुनाह साबित हो चुके, रिहाई पा चुके, हाकिम के सामने हाजिर हुआ करते हैं, इमलाक अपनी मांगते हैं, कब्ज़ व तसर्रुफ़ उनका साबित हो चुका है, सिर्फ हुक्म की देर, परसों वो हाजिर हैं। मिसल पेश हुई, हाकिम ने पूछा, हाफिज़ मोहम्मद बख्श कौन? अर्ज़ किया कि मैं। फिर पूछा कि हाफिज़ मम्मू कौन? अर्ज़ किया कि मैं। असल नाम मेरा मोहम्मद बख्श है, मम्मू मशहूर हूँ। फरमाया, ये कुछ बात नहीं, हाफिज़ मोहम्मद बख्श भी तुम, हाफिज़ मम्मू भी तुम, सारा जहाँ भी तुम, जो कुछ दुनिया में है वो भी तुम। हम मकान किसको दें? मिसल दाखिले दफ्तर हुई, मियाँ मम्मू अपने घर चले आए। ये जो इस आखिरी जुमले में जो बलागत जो काट है, मिसल दाखिले दफ्तर हुई, मियाँ मम्मू अपने घर चले आए। जुलाई 1859 का एक दूसरा ख़त है। ऐ लोग, कई दिन हुए कि हकीम हमीद खां गिरफ्तार आया है। पाँव में बेड़ियाँ, हाथों में हथकड़ियाँ हवालात में हैं। देखिए हुक्म आखिर क्या हो। सिर्फ नौनद राय की मुख्तारकारी पर कनायत की गई। जो कुछ होना है वो हो रहेगा। हर शख्स की सरनविश्त के मुवाफिक हुक्म हो रहे हैं। न कोई कानून है, न कायदा है, न नज़ीर काम आए, न तकरीर पेश जाए। इर्तज़ा खां इब्न मुर्तज़ा खां की पूरी 200 रुपये की पेंशन की मंजूरी की रिपोर्ट गई और उनकी 2 बहनें 100 रुपये महीना पाने वालियों को हुक्म हुआ कि चूँकि तुम्हारे भाई मुजरिम थे, तुम्हारा पेंशन ज़ब्त। बतरीक़ तहर्रुम 10-10 रुपये महीना तुमको मिलेगा। तरहुम यह है तो तगाफुल क्या कहर होगा। उर्दू तहरीरों में, उर्दू शायरी में अदालती निज़ाम का जिक्र हो रहा है, तो मैं डॉक्टर ताहिर महमूद साहब से पूछ रहा हूँ कि क्या ये तंज़ो मिज़ाम में भी तो उर्दू अदालती निज़ाम का बहुत जिक्र है, उस पर भी, उस तंज़ो मिज़ाम में तो तनकीद की गई है। अदालती निज़ाम पर तनकीद तो नस्र में भी की गई है, नज़्म में भी की गई है, मिज़ाहिया शायरी में भी की गई है, संजीदा शायरी में भी की गई है। एक दो शेर जो इस वक्त फौरी तौर पर जहन में आ रहे हैं, अभी राहत इंदौरी साहब का एक शेर अभी कुछ दिनों पहले सुना था कि इंसाफ ज़ालिमों की हिमायत में जाएगा, इंसाफ ज़ालिमों की हिमायत में जाएगा। ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। ये अभी राहत इंदौरी साहब का हालिया शेर है। और रहबर जौनपुरी साहब आजकल के एक मारूफ शायर हैं, उन्होंने एक पूरी नज़म लिखी है जिसके 1-2 शेर मुझे याद आ रहे हैं कि काफूर हुई निखते गुलजार अदालत, काफूर हुई निखते गुलजार अदालत, मिट्टी में मिली अज़मत किरदार अदालत। ऐ अहले वतन हम पे मुसीबत की घड़ी है, इंसाफ की देवी कहीं कोने में पड़ी है। ये भी अदालत पर ही ये भी तनकीद है। और अब 2 इतने सीनियर जज साहबान मौजूद हैं, उनके सामने आप मुझसे इस तनकीद का सवाल कर रहे हैं, पता नहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाए, कल मेरे पर तौहीन अदालत लग जाए। लेकिन मैं तो अपने बचपन से ये तनकीदें सुनता आ रहा हूँ। मेरे बचपन में जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे वालिद मरहूम जो वकील थे, मैंने अर्ज़ किया, उनके एक मुहर्रिर थे शौक़ बहराइची साहब,
जो बड़े ज़बरदस्त मिज़ाह निगार थे और उनकी सारी ज़िंदगी वकीलों की मुहर्रिरी करते गुजरी थी। तो उनकी शायरी, मिज़ाहिया शायरी में जो कानून का ऐसा इस्तेमाल होता था कि साहब जिसका जवाब नहीं है। उन्होंने अदालत की तनकीद की, फरमाया आप लोगों को, शायद कुछ लोगों को मालूम होगा, आपको तो यकीनन मालूम है आप हज़रात को, कि जो औरतें फ़रीक़ होती थी मुकदमात के लिए, उनके लिए जजमेंट्स में और पेटिशन्स में मुसम्मात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था। मुसम्मात को आप मिसेस कह लीजिए, मिस कह लीजिए, मदमज़ेल कह लीजिए, मोहतरमा कह लीजिए, कुछ भी, मुसम्मात का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। तब शौक़ साहब का छोटा सा छोटी बहर में शेर सुनिए कि अदालत को भी अब लुभाने लगी है, अदालत को भी अब लुभाने लगी है मुसम्मात रिश्वत की उठती जवानी। अदालत को भी अब लुभाने लगी है मुसम्मात रिश्वत की उठती जवानी। ये हमने अपने बचपन में ये शेर, आज संजय हेगड़े साहब खूब दाद दे रहे हैं शेर वहाँ बैठे हुए। और कानून पर भी खूब तनकीद हुई है। शौक़ बहराइची साहब का एक कता फिर जहन में आ गया, मैं उनका देखिए तो क्या ज़बरदस्त इसमें मिज़ाह है और क्या शायरी और क्या तंज़ है इसमें। वो फरमाते हैं कि यहाँ हर तौलियत मीरास अपनी समझी जाती है, यानी मुतवल्ली होने का जो ओहदा होता है, यहाँ हर तौलियत मीरास अपनी समझी जाती है, यहाँ जो वक्फ़ होता है अलल औलाद होता है। यह जो वक्फ़ होता है अलल औलाद होता है। वक्फ़ अलल औलाद कानून का की एक बहुत मशहूर इंस्टीट्यूशन है। यहाँ जो वक्फ़ होता है अलल, इसका अगला शेर सुनिए, यहाँ अहले सुखन की कद्र बाद अज़ मर्ग होती है, यहाँ अहले सुखन की कद्र बाद अज़ मर्ग होती है, यहाँ हर एक दावा खारिजुल मियाद, बियॉन्ड लिमिटेशन, बार्ड बाय लिमिटेशन, टाइम बार्ड बाय लिमिटेशन, खारिजुल मियाद। जी, अगर सैफ अगर वक्त हो तो मुझे ये भी याद आ रहा है कि अवधी ज़बान में बाज़ शुआरा ने कानून की और कानून की कैफियत की, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की क्या कैफियत है, इसके ऊपर बड़ा अच्छा तबसरा किया है, तनकीद की है। मुमकिन है यहाँ कुछ लोग अवधी ज़बान समझते हो, तो उनका एक कथा मैं सुनाता हूँ आपको, रफ़ीक़ शादानी साहब का, जो फैज़ाबाद के बहुत मशहूर मिज़ाह निगार शायर थे और अभी कुछ सालों पहले उनका एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ। उनका एक कथा है अवधी ज़बान में, बहुत ही दिलचस्प कथा है। वो फरमाते हैं कि सऊदी में सज़ा चोर की है हाथ कटाना, सऊदी में सज़ा चोर की है हाथ कटाना, पर देश में तुम हाथ कटा एक न पहियो। सऊदी में सज़ा चोर की है हाथ कटाना, पर देश में तुम हाथ कटा एक न पहियो, और कानून वही अपने यहाँ लागू हो जाए तो दावा है मोरा हाथ बचा एक न पहियो। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपना आखिरी सवाल दोनों जज साहिबान से पूछूंगा, उससे पहले सलमान साहब से एक सवाल मेरा ये है सर कि अक्सर जो है ये हम लोगों के जहनों में ये होता है कि जजेस और वकला जो हैं वो बहुत ही खुश्क और बहुत ड्राई किस्म के लोग होते हैं। एक कता है अनवर मसूद साहब का कि कब्ज़ा दिला दिया मुझे मेरे मकान का, मेरे जो हैं वकील अदीमुन नज़ीर हैं। कब्ज़ा दिला दिया मुझे मेरे मकान का, मेरे जो हैं वकील अदीमुन नज़ीर हैं, पूछो जो उनकी फ़ीस तो अब उस मकान में खुद हज़रत वकील रिहाइश पजीर। तो ये और जनरली लोग ये सोचते हैं कि ये लॉयर्स एंड जजेस दे आर यू नो दिस ड्राइड एंड डस्टेड पीपल लिविंग इन द टूम्स ऑफ लीगलीज, और बाहर से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। तो आपको लगता है कि अदब का इस्तेमाल वकालत में या जुडिशल राइटिंग में जो है वो वकील या जज को आम आदमी से या आदमियत से या इंसानियत से ज़्यादा करीब लाता है? द इज़ आई मीन व्हाट माई क्वेश्चन इज़ वेदर इट ब्रिंग्स यू क्लोजर टू ह्यूमैनिटी। देखिए, ये तो बुनियादी सवाल है। अगर अदब आपको इंसान से जोड़ता है और इंसानियत से जोड़ता है तो यकीनन जो भी वकला हजरात हैं, जज हजरात हैं, उनकी जो भी बयानी है उसमें अगर वो जुज़ हो तो वो भी इंसानियत से जोड़ेगा यकीनन। क्योंकि जो कोर्ट में लंबी बहस में कभी कभी एक लम्हे के लिए जज कुछ और सवाल पूछते हैं, इसलिए पूछते हैं कि हालात, उसको जो माहौल है उसको थोड़ा सा लाइट करें, और उसमें इस किस्म की बात आती है। और उसमें अगर शायरी की बात भी आ जाए या अदब की बात आ जाए तो यकीनन उससे एक नया ताल्लुक़
पैदा होता है इंसानियत का, और जो एक जज्बा होता है बात समझने का और बात तक पहुंचने का, यकीनन उसमें वो बेहतर रहता है। और मैं समझता हूं कि अगर इसका इस जो हमारे मूड कॉम्पिटिशन्स वगैरह के लिए जो भी मशक होती है और लोगों को तालीम दी जाती है, उसमें भी अगर ह्यूमर को और अदब को अगर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स के लिए, बहस के लिए, तो यकीनन वो फ़ायदेमंद रहेगा। जी, मेरा आखिरी सवाल जी अर्ज़ करें इस पर। जी, आपने पूछा कि जजों की ज़िंदगी में अदब का या शायरी का कितना फिर दखल है, तो हम अपने बारे में ये कहना चाहेंगे कि श्रीनाथ बाबू की सरजनिश के बाद हमने जजमेंट्स में तो शेर लिखना बंद कर दिया था, लेकिन उर्दू शायरी ने कितना हमको सहारा दिया है, किस तरह से मेरी मदद की है। हम आपसे ये भी अर्ज़ करना चाहेंगे कि जजों की ज़िंदगी अक्सर बड़ी काबिल रहम भी होती है। मतलब अगर दो तरफ से ऐसे वकील हैं जो कि अपनी बात मनवाने पर अड़े हुए हैं, आपने हल्के से बता दिया कि उस पॉइंट में कोई वज़न नहीं है या आपके केस में कोई वज़न नहीं है, या कम से कम मेरी समझ में आपकी बात नहीं आ रही है, अब मान जाइए, बस कीजिए। सलमान खुर्शीद साहब के ऐसे और सैफ साहब के ऐसे वकील हों तो बात समझ जाते हैं, अक्लमंद को इशारा काफ़ी है, ब्रीफ बंद करके बैठ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी बात मनवाने के लिए तुले रहते हैं, जब तक आप रगड़ के अपनी बात मनवाएंगे नहीं, उनका दिल नहीं भरेगा। तो आप उनसे झगड़ा तो मोल नहीं लेना चाहिएगा, बदमज़गी कोर्ट में नहीं पैदा करना चाहिएगा। तो मेरा ये कायदा था कि बहस हो रही है, मेरा दिमाग आधा खुला हुआ है आधा बंद है, कान आधा खुला हुआ है आधा बंद है। नोट पैड पर हम फैज़ की, इकबाल की नज़में लिखा करते हैं। डूडल हम कर नहीं सकते हैं, वो पिक्चर्स हम बना नहीं सकते हैं, तो मेरा बस ये शगल रहता था कि लंबी लंबी गज़लें या लंबी लंबी नज़में लिखा करते थे। तो उस ज़माने का मिड 1990s का या लेट 1990s के पटना हाई कोर्ट के कोर्ट हॉल्स के जो नोट पैड्स होंगे, वो मेरी उर्दू में लिखी हुई इससे, और वो सब के सब जमा हुआ करते थे। उस वक्त तक लाइब्रेरी जब भर जाते थे तो लाइब्रेरी में जाके पेश कर जमा करते। हमने कहा कि क्यों इसको जमा करते हो इसमें। तो ये कानूनी रिसर्च का एक नया पहलू है, इस पर अगर नहीं, वो रिसर्च की बात नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे वकीलों से जो अपना सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं। ये करेंगे जो वकील ऐसी बहस करते थे जिसमें उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं होती थी, तो वक्त गुजारी के लिए ही शेर लिखा करते थे, वो ये कह रहे हैं। बेशक, लेकिन अगर उसको जजमेंट से फिर जोड़कर देखा जाए तो अच्छी खासी रिसर्च हो जाएगी। मेरे ख्याल में शायद इसी किस्म के शक्ल के बारे में चकबस ने कहा था कि दीवानी अदालत में उल्लू के पट्टे गुल से बुलबुल के पर बनते हैं। जी, और अकबर इलाहाबादी ने फरमाया था कि मुझसे इंसाफ की उम्मीद न रखे साइल, मुझसे इंसाफ की उम्मीद न रखे साइल, जिस अदालत का मैं काजी हूँ वो दीवानी है। दीवानी अदालत। मेरा आखिरी सवाल चीफ जस्टिस ठाकुर साहब से, वो इसी से मुताल्लिक़ है। वो सवाल भी सर, आप एज अ जज सर वन हैज़ टू गो थ्रू सम वेरी ट्राइंग टाइम्स। आप बहुत सेंसिटिव जज फैसले देते हैं। कई बार आपको जो है यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग बिकॉज यू हैव टू बी बाय द साइड ऑफ द लॉ एज अपोज टू बाय द साइड ऑफ सेंसिटिविटी। अक्सर देखा आप ख़ास तौर पे आपके टर्म में एज चीफ जस्टिस जो है वो आप ने जो है यू ऑल्सो हैव बीन एट लॉगरहेड्स विद द एग्जीक्यूटिव एटसेट्रा। तो इन डिफिकल्ट टाइम्स सर हाउ हैज़ उर्दू पोइट्री कम टू योर रेस्क्यू? आपने तो फरमा दिया कि आप जो है वो डूडल करते थे उर्दू के अशार अपने रजिस्टर पे, आप क्या करते थे सर? और इफ देयर आर एनी पर्सनल एनेक्डोट्स? देखिए, अभी तक तो सिर्फ जज साहिबान के मुतल्लिक बातचीत हुई कि साहब वो कैसे अपने आप को बोरिंग वकीलों से छुटकारे के लिए अपना रजिस्टर पे शायरी करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उर्दू शायरी जो है ना, वो किसी भी ज़बान की तरह एक मीडियम है कम्युनिकेशन का, एक आइडिया को ट्रांसफ़र करने का। वकील जो है वो एक पॉइंट को
फॉर्मुलेट करता है, सोचता है कि ये मेरा नुक्ता है, और उसकी कोशिश होती है कि वो पॉइंट जज तक पहुँचे, उस तरफ जाए और जज साहब उसको एक्सेप्ट करें। यही कश्मकश होती है। तो इसमें हर शख्स का अंदाज़ अपना अपना होता है, कहने का तरीका अपना अलग अलग है। जो अच्छे कामयाब वकील होते हैं उनका अंदाज़ जो है कहने का वो दूसरों से बेहतर होता है। तो उस अंदाज़ में शायरी जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर शायरी आती हो, माकूल शेर कह सकते हो। कहा जाता है, चाइनीज़ कहावत में कहा जाता है कि साहब ए पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स। तो मैं तो समझता हूँ कि अगर माकूल शेर हो तो इट इज़ वर्थ 2000 वर्ड्स। You see, you can convey to the court, to the judge, so much by just reciting an appropriate couplet. एक पाकिस्तानी शायर हैं सैफुद्दीन सैफ, उनका ये कहना है कि साहब दुनिया में कोई नई बात नहीं होती, बातें तो तकरीबन सभी को जानी पहचानी है, इतना कुछ लिखा गया है, इतना कुछ कहा गया है, कोई नई बात करना बड़ा मुश्किल है। आज आप घर जाना वापस तो आप सोचना कि नई बात किसी ने क्या की, बहुत मुश्किल है नई बात करनी। तो अंदाज़ गुफ्तगू जो है, अंदाज़ जो कहने का है वो नया होता है। तो उसमें वो है, ऐसे है कुछ, शायद उसका शेर अगर मुझे गलती नहीं लग रही, कि तुम जो आ जाओ तो नाच उठे इस रिमझिम की सदा, तुम जो आ जाओ तो नाच उठे इस रिमझिम की सदा, वरना ये रात ये बरसात नई बात नहीं। अंदाज़े बयां रंग बदल देता है सैफ, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। तो अगर अपनी बात जज को समझानी हो, उस तक पहुंचानी हो, तो उसमें अगर आप खूबसूरती से कोई माकूल शेर इस्तेमाल कर सको, जैसे नजमी वज़ीरी ने, सैफ ने शुरू में बात की, नजमी वज़ीरी ने आँख को एक उम्र चाहिए असर होने तक वो पढ़ा, तो नेचुरली जज जो हैं मुतासर होते हैं कि साहब पढ़ा लिखा वकील है और बड़ा माकूल शेर कहा उसने। तो चुनाचे आप हमारे यहाँ वकीलों को ये भी कहा जाता है कि यू मस्ट नो योर जज। नो योर जज का ये मतलब नहीं कि भाई उसके घर जाओ, वो उसको जनाब आम के सीज़न में आम के टोकरे ले जाओ, जनाब वो उसके जनाब खिदमत करो, चापलूसी करो, उसका मतलब यू मस्ट नो योर जज इंटेलेक्चुअली, कि भाई अगर जज जस्टिस ठाकुर है तो कोई गालिब का शेर सुनाओ तो बेहतर है भाई, हाँ। लेकिन अगर जस्टिस आफ्ताब आलम है तो कोई शायद शेक्सपियर सुनाओ तो उससे भी काम चल सकता है। तो नो योर जज का मतलब होता है कि साहब अगर जज साहब का रुझान शायरी की तरफ है तो शायद बाकी दलीलों से ज़्यादा कारामद जो दलील होगी वो किसी शेर से अपनी बात पहुंचाने की होगी। आखिरकार जज भी तो इंसान ही है, वहाँ बैठा है, और आप चाहते हैं कि साहब वो खुश हो और वो मेरी तरफ वो माइल हो, तो आप उसके दिल को खुश कर सकते हैं अपनी बात एक बड़ी खूबसूरत अंदाज से कहने के लिए। इससे मैं समझता हूँ उर्दू शायरी का जो रोल है ना अदालती कार्रवाई में, वो वकील के नज़रिए से ज़्यादा अहम है बनिस्बत के जज के। अब जब वकील साहिबान शेर बोलना शुरू करें तो जज साहिबान भी जो है ना कई दफ़ा शेर जो है माकूल माकूल इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे कहा गया ना, किसी ने कहा है जब कूचा यार में भीड़ भाड़ हो तो तुम भी अपना शेर घुसेड़ घसाड़ दो। तो ये कई दफ़ा गलती से जज साहिबान जो हैं ज़बरदस्ती शेर को उसमें घुसेड़ दें, वो नामाकूलियत जो है वो सही नहीं है, उससे थोड़ा सा उससे दोनों को बेइंसाफ़ी है। वरना तो बहुत अच्छी बात है, अगर माकूल शेर वकील कहें तो वो तो कहने के लिए उसको हक है, लेकिन अगर जज साहब नामाकूल शेर किसी जजमेंट में लिख दें तो उस पर फिर तनकीद वैसे ही होती है जैसे आफ्ताब आलम साहब ने बर्दाश्त की आज से 30 साल पहले के साहब आपके इस शेर से क्या वज़न बढ़ा। मुझे याद है जस्टिस काटजू सुन रहे थे एक केस यूथनेसिया का कि साहब क्या वो किसी आदमी को हक है कि वो कहे कि साहब मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहता हूँ क्योंकि इनक्योरेबली डिजीज़ है वो। तो उसमें एक शेर उन्होंने इस्तेमाल किया,
जीते हैं मरने की आरजू में, मरते हैं जीते की। हाँ, मौत आती है पर नहीं आती। तो वो एक माकूल शेर था, उसमें मुझे लगा कि सब ठीक इस्तेमाल किया। मेरे साथ हमेशा उनकी यही शिकायत होती थी, तुम उर्दू थोड़ा बहुत जानते हो लेकिन किसी जजमेंट में तुमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। तो मैं इसी 23 साल के लंबे अरसे में कोई माकूल शेर ढूंढता ही रह गया कि जो जजमेंट में रख सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कल मुझे एक साहब बता रहे थे कि एक बार जब आप एडवोकेट थे जम्मू में, तो जज साहब जो जिनके सामने ठाकुर साहब पेश हो रहे थे वो भी पहले एडवोकेट थे और इनके साथी थे, और उन्होंने कुछ ऐसी बात इनसे पूछ ली कि जो कि वकील को मालूम होनी चाहिए थी। ऐसे फॉर इंस्टेंस कि भैया आपको ये ऑर्डर कहाँ से मिल गया, सर्टिफाइड कॉपी तो है नहीं। अक्सर पूछ लेते हैं ऐसे जज साहबान हम लोग से सवाल, तो उनका जवाब ये था कि हमें वहीं से मिला जहाँ आपको मिलता है जब आप वकील थे। लेकिन उन्होंने कहा क्या, इन्होंने मोमिन का शेर पढ़ा कि कभी हम में तुम में विचार थी, कभी हम में तुम में फिर, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। आप कुछ कह रहे थे, उसके बाद सवालात ले लेते हैं। जी अगर वक्त हो तो मैं एक दो मुख्तसर बातें। जी बस 5 मिनट का वक्त हम लोग बस 2-3 सवाल भी लेंगे उसके बाद। जी ठाकुर साहब के बारे में एक इंकशाफ यहाँ करना चाह रहा हूँ मैं, जो शायद ज़्यादा लोगों को मालूम ना हो। नहीं, पोल खोलने वाली कोई बात नहीं। ठाकुर साहब की सुबुकदोशी से थोड़ा ही पहले उनके सामने जो शायद उनकी उम्र का सबसे दिलचस्प मुकदमा रहा होगा, ये हुआ कि एक वकील साहबा, एक सिख वकील साहबा ने मुकदमा दायर किया कि सरदारों से मुतालिक लतीफ़े बहुत सुनाए जाते हैं और बड़े वेबसाइट्स के ऊपर लतीफ़े आ रहे हैं, इससे हमारे कौम का वक़ार मजरूह होता है, तो इस पर पाबंदी लगाई जाए। ये मुकदमा लेके एक वकील साहबा ठाकुर साहब की अदालत में हाजिर हुई और मेरे ख्याल से इनकी पूरी जज की हैसियत से तजर्बे की पूरी ज़िंदगी में शायद सबसे मुश्किल मुकदमा यही रहा होगा। तो इन्होंने बड़ी चालाकी से उनसे ये कहा कि अगर आप मोहतरमा, अगर आप ये समझती हो कि आपकी बात किसी सरदार को मेरे मुकाबले में ज़्यादा समझ में आती है, तो मैं ये मुकदमा जस्टिस केयर साहब की अदालत में लगा देता। सही है जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चीफ साहब का बहुत शुक्रिया, जनाब जस्टिस आफ्ताब आलम साहब, प्रोफेसर ताहिर महमूद साहब, सलमान खुर्शीद साहब, और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप इतनी तादाद में यहाँ तशरीफ लाए।